गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 31 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे वीडियो की एक कोटेशन के साथ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यू वर येस्टरडे। नाउ यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, किसी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हो सकता है वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। तो वहां पर अगर आप अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएंगे। आपका फोकस जो होना चाहिए वो अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपनी जो प्रिपरेशन है या फिर आज जो आप हैं अपने आप को अपने पुराने वर्जन से, जो आप कल थे, उससे कंपेयर करिए और कोशिश करिए कि जो आप कल थे उससे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूं कि 1% इंप्रूवमेंट अगर आप करते जाते हैं तो एक साल में कितने ज्यादा इंप्रूव आप हो जाते हैं। तो यहां पर दूसरों से मत अपने आप को कंपेयर करिएगा, दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी को मत कंपेयर करिएगा, दूसरों की प्रिपरेशन से, दूसरों के रैंक से, दूसरों के मार्क्स से अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना इस जर्नी के अंदर, क्योंकि यहां पर हर किसी की, हर इंसान की अपनी एक अलग जर्नी है और यहां पर आपकी जर्नी भी उनसे अलग है। देयरफॉर कंपैरिजन करना है तो आपको सिर्फ अपने आप से करना है, अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से करना है और किसी के साथ नहीं करना है। चलिए न्यू मेंबर्स को देख लेते हैं। तो अभी 2 नए मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, शुभम और अविनाश, वेलकम। इसके अलावा टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन में। तो सबसे पहले एक योद्धा संरक्षण योजना के बारे में देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, माइनॉरिटीज के ऊपर आर्टिकल 29 को लेकर आर्टिकल दिया हुआ था उसको लेकर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन किस चीज में, किस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी देखेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर एक एमसीक्यू है, फार्म ऑर्डिनेंस के ऊपर एक दूसरा एमसीक्यू है, यूजीसी को डिस्कस करने वाले हैं, सीटीबीटी को, एंड देन आईआईटी के बारे में भी एक क्वेश्चन है। चलिए, मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर करना है, लेस देन 6 आता है तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा इमीडिएटली विद एक्सप्लेनेशन, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर आता है तो 24 आवर्स के बाद आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड योद्धा संरक्षण योजना। अब ये स्कीम क्या है वो तो हम देखेंगे, बट पहले किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, नाम से ही योद्धा है यहां पर तो आप समझ सकते हैं, नेवरदलेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे लॉन्च किया है। बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली होगा क्या, इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको यहां पर लेके आया जाएगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एलआईसी के थ्रू, और इसके अंदर 10,000 एम्प्लॉइज जो हैं उनको कवर किया जाएगा 62 कैंटोनमेंट बोर्ड एरियाज के। अनफॉर्चुनेट फेटल कैलामिटी की वजह से डेथ हो जाती है तो यहां पे 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो दिया जाएगा। स्कीम जो है वो बेनिफिट करेगी परमानेंट एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे और सैनिटेशन का स्टाफ भी होगा, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है। 5 लाख का एक ग्रुप इंश्योरेंस एलआईसी के द्वारा उनको दिया जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एक अच्छा स्टेप लिया गया है यहाँ पर। चलिए, ये देख सकते हैं आप, इसको लॉन्च किया गया है स्कीम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया कि ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन लेके आता है। देखिए, न्यूज थी अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं, उन्होंने जो अपना डेटा है ना वो डेटा सही सबमिट नहीं किया है। इसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, चाइना, अजरबैजान। तो इसी की वजह से जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग की उसको आने में टाइम लग रहा है। और अगर डेटा इरेगुलरिटीज की बात करी जाए तो इंडिया जो है इस लिस्ट में नहीं है। जो कंट्रीज लिस्ट में मैंने आपको उसका नाम जो है बता दिए। जब ये डेटा इरेगुलरिटीज दूर हो जाएंगी तो ये जो रिपोर्ट है ये भी आ जाएगी। लेकिन अभी तक बताइए ये रिपोर्ट कौन लेके आता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, आरबीआई। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट है। मैंने आपको बताया कि वेरियस कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और काफी सारी कंट्रीज के नाम भी बताए जिनके यहाँ पे डेटा इरेगुलरिटीज है। तो इसी वजह से नीति आयोग और आरबीआई तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल रिपोर्ट है तो कोई ग्लोबल एजेंसी इसको लेके आ रही होगी। तो हमारा आंसर है, काफी फेमस रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक इसको लेके आता है। तो ये जो पुराना प्रोग्रेस कार्ड है वो आप देख सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट किया। अगर आप पिछले 7-8 साल की बात करें, 2014 के टाइम पे जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी 160, आई थिंक 142nd हमारा रैंक था, और यहां से इसे इंप्रूव करते करते हमने 63rd पर हम पहुंच चुके हैं। 190 कंट्रीज की इसके अंदर रैंकिंग करी जाती है, तो हमारा जो रैंक है इसके अंदर वो काफी इंप्रूव हुआ है।
और जैसे ही डेटा इरेगुलरिटीज हैं वो दूर हो जाती हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट रैंकिंग जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, वन बाय वन देखेंगे क्या है ये। पहली स्टेटमेंट कहती है द NCMEI, अब फुल फॉर्म क्या वो भी बताऊंगा, एक्ट आइडेंटिफाइज माइनॉरिटीज एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो NCMEI जो एक्ट है ये आइडेंटिफाई करता है किसको, माइनॉरिटीज को, कहां पर, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर माइनॉरिटी टर्म को डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज NCMEI एक्ट जो है ये आइडेंटिफाई करता है माइनॉरिटी को, बिल्कुल सही है, बट एट द नेशनल लेवल ओनली, स्टेट लेवल पे नहीं करता है। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड पे चलते हैं, द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत के संविधान की बात करी जाए तो जो माइनॉरिटी टर्म हम यूज करते हैं उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो 2 तरीके की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन देता है। पहली है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी है लिंग्विस्टिक। तो एक है रिलीजन के आधार पे, धार्मिक आधार पे, और दूसरे है भाषा के आधार पे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, बिकॉज रिसेंटली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करी गई है और उसने NCMEI एक्ट जो है इसको चैलेंज किया है और कहा है कि जो माइनॉरिटीज है ये नेशनल लेवल पे तो बताते हैं लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं बताते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि स्टेट लेवल की जो माइनॉरिटीज होती है वो डिप्राइव रह जाती है अपने वेरियस बेनिफिट से, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस तो वो भी हैं, तो वहां पर क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है इसी वजह से उनको बेनिफिट्स भी कुछ नहीं मिल पाते हैं। तो ये पूरा इसके ऊपर इशू था। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में स्टेट लेवल का जो राइट है वो भी NCMEI एक्ट के अंदर आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल 29 के बारे में बात कर रहे हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज इज और आर कवर्ड थ्रू आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के अंदर कौन कौन सी माइनॉरिटीज जो है वो कवर करी हुई हैं। क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज इसमें आती हैं, व्हाट अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इकोनॉमिक माइनॉरिटीज। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आर्टिकल 29 की मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं, वर्ड बाय वर्ड क्या है, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 29 सेज कि इसके अंदर क्या होता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यहां पे बात करी जा रही है आर्टिकल 29 के अंदर 2 चीजों की, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है इसके अंदर कवर करी गई है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है इसके अंदर कवर करी गई है, और इनको प्रोटेक्शन देते हुए इन 2 माइनॉरिटीज को वेरियस जो राइट्स होते हैं वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करे गए हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक माइनॉरिटी करके कोई चीज नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तो आर्टिकल 29 को इवन फर्दर एक्सपेंड कर दिया और कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ माइनॉरिटी तक ही नहीं है, इट डजंट रिस्ट्रिक्ट टू माइनॉरिटीज ओनली। यहाँ पे इसको कहा गया सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। का जो ये पर्टिकुलर फ्रेज यूज करी गई है इसमें माइनॉरिटीज भी आ सकती हैं और मेजोरिटी भी। बेसिकली क्या है, कहीं पे भी आर्टिकल 29 में जो इंटरप्रिटेशन है उस हिसाब से हम लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेते हैं, लेकिन जो फ्रेज यूज करी गई है वो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स यूज किया गया है, ठीक है। और सेक्शन ऑफ सिटीजन में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं होता है, इसके अंदर माइनॉरिटीज और मेजोरिटी दोनों ही कवर हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। तो आर्टिकल 29 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इससे कंसर्निंग न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आ रही है, तो आर्टिकल 29 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी कमेमोरेटेड बाय द डिस्टिंक्ट ब्लू लंडन प्लाक। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ब्लू लंडन प्लाक है ये किसको दिया गया है, जो कि एक विमेन है, विमेन की बात हो रही है जो कि इंडियन ओरिजिन के। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या मैडम ब्लवेट्स्की को दिया गया है, एनी बेसेंट को, उषा मेहता, नूर इनायत खान। सोचिए। चलिए देखिए, अगर हम ये डिस्टिंक्ट ब्लू लंडन प्लाक की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो प्लाक है काफी सारे मेल मेंबर्स को तो मिला हुआ है, जैसे महात्मा गांधी से लेके राजा राम मोहन रॉय तो बी आर अम्बेडकर जी को भी ये मिला था। लेकिन अगर हम विमेन की बात करते हैं तो विमेन के अंदर इनायत खान इज द करेक्ट आंसर, नूर इनायत खान, जिनको ये पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं ऑनर जो है वो मिला है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ओके, सो आई होप आपने जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज है, नाउ दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि इसमें जो पूरी बुक है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया है। और इसी के तरीके की एक और सीरीज है जिसमें लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है। ये जो दो सीरीज है ये आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो पूरी बुक है उसमें लाइन बाय लाइन जहां पर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर भी एमसीक्यू बन सकता है, उसको बनाया गया है ताकि प्रीलिम्स के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से और साथ में लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन से ना छूटे। वैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के 25 क्वेश्चन तो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो वहां पर कोई भी आपसे गलती ना हो और वहां पर आप अपने स्कोर को इंश्योर कर ले। ये सीरीज जो है आप exam.atmoc.com पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एग्रीकल्चर इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो एग्रीकल्चर किस लिस्ट में दिया गया है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। क्या ये यूनियन लिस्ट में दिया गया है, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में, या फिर ये किसी लिस्ट में नहीं है, ये बाहरी है? सोचिए। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना ये आपके स्टेट का सब्जेक्ट है, सो इट इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इसको पूछने का रीजन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले देख लेते हैं स्टेट लिस्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में क्या डिफरेंस होगा। जो ऐसे इश्यूज जो कि पूरे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, वहां पर उन सब्जेक्ट्स को हम सेंट्रल लिस्ट में डालते हैं। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर स्टेट की अपनी एक अलग पृष्ठभूमि होती है, तो उस हिसाब से स्टेट के अंदर ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो दिया गया है सब्जेक्ट ऑफ लोकल, और जो दूसरे लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपको स्टेट लिस्ट में मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, ये भी आपको पता है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे मिलता जुलता है, जिसकी वजह से हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे जो कि फार्म ऑर्डिनेंस के बारे में है। पूछा कि फार्म ऑर्डिनेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी हुआ क्या, रिसेंटली पंजाब की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सेंटर का जो रिसेंट फार्म ऑर्डिनेंस था उसको यहां पर एक तरीके से रिजेक्ट किया गया है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 प्रपोज किया गया है उसको भी यहां पर इस रेजोल्यूशन के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं फार्म ऑर्डिनेंस के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है द ऑर्डिनेंस वर अ पार्ट ऑफ थर्ड ट्रांच ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस था ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो हम वेरियस जो स्टिमुलेशन दे रहे थे, वेरियस पैकेजेस दे रहे थे, उसका एक तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट है। सेकंड, दे आर एक्सपेक्टेड टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिटवीन स्टेट्स। तो यहाँ पे फार्म ऑर्डिनेंस जो है वो क्या लेके आया है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है वो उसकी जो मूवमेंट होगी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो पाएगी और फ्रीली हो पाएगी। थर्ड, recognition of franchisee and sub licensee under the bill might open the sector to private players। यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक तरीके से सेक्टर को ओपन करने की बात करी जा रही है, ज्यादा यहाँ पे जो लिबरल रिफॉर्म है उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सोचिए क्या आंसर है, आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है, ध्यान से इसको आंसर करिएगा। चलिए, तो सेंटर का जो ये फार्म ऑर्डिनेंस है जिसको पंजाब की असेंबली रिजेक्ट कर रही है, इसके बारे में बात करें तो यस, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसे लाया गया था, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, वेरियस स्टेट्स जो हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको सेल करने में काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। तो फार्मर की चॉइस रहेगी, चाहे तो वो पंजाब में बेचे, चाहे तो वो हरियाणा में बेचे, चाहे तो वो एमपी में बेचे, जहां पर उसको लगता है कि उसकी फसल का उसको सही मूल्य मिल रहा है। इस तरीके से ही ओपन करेगा ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है जो अभी तक कन्फाइंड रहता था, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंचाइजी और सब लाइसेंसी को भी रिकग्निशन मिल जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा था इनकरेक्ट के बारे में, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि पंजाब की असेंबली से रिजेक्ट क्यों कर रही है। देखिए, ऑर्डिनेंस के अंदर जितना भी ट्रेड किया जाएगा, इवन तो फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है काफ़ी ज़्यादा कि आप कहीं पे भी इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के अंदर जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करी जाएगी, तो यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू पहले स्टेट को हुआ करता था उसका बिल्कुल भी शेयर नहीं रहेगा। वन ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रॉबिट स्टेट गवर्नमेंट का जो पहले वो मार्केट फी लगाया करती थी, सेस लगाया करती थी, वेरियस टाइप के लेवी जो होते फार्मर्स और किसानों पे, ट्रेडर्स पे लगाए जाते थे, वो अब इस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली जो इनकम का लॉस है वो काफी ज्यादा रहेगा एपीएमसी कंट्रोल ट्रेडिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा। साथ में ये चीज भी कही जा रही है बिकॉज जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो यहां पर
और कहीं ना कहीं सेंटर जो है एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली मेंस का इशू है। मेंस का क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि एनक्रोचमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो हमारा बेसिक एक पैराडाइम है, जो एक आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है या नहीं हो रही है। प्रीलिम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो मेंस के अंदर आ सकता है, जो कि हम मेंस की जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि यूजीसी के बारे में है। यूजीसी अभी काफी न्यूज में है, आपको पता है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रही है कंसर्निंग कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, उसको लेकर है। क्या बैकग्राउंड है पूरा वो भी देखेंगे, बट पहले यूजीसी के बारे में देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1993 में बनाया गया था, हो सकता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना, ये इसके मेजर कार्य होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, न्यूज में था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट्स हैं, वेरियस स्टेट्स, वो अपने आप में एम्पावर्ड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से, कि अगर वो चाहें यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो एग्जाम गाइडलाइंस होती हैं उसको ओवरराइड करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक है, तो यूजीसी की अगर कोई गाइडलाइन है, स्टेट उसको चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं अंडर डीएम एक्ट दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसी वजह से यूजीसी न्यूज में था, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 1983 में बनाई गई थी। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसे 1953 में इंडिपेंडेंस के कुछ ही साल के बाद इसे बना लिया गया था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी थी। क्या ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रमोट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन? तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इसके और कौन कौन से मेजर काम है वो हम एक बार यहाँ पे इस स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैंने आपको बता दिया कि प्रमोशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होती है। एट द सेम टाइम अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग को सेट करना है कि टीचिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर भी यूजीसी का रोल रहता है। रेगुलेशन को फ्रेम करना है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के, उसमें भी यूजीसी का रोल रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली रेगुलेशन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, साथ में मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट्स करने के लिए, यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट्स है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पर भी यूजीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में ही ग्रांट्स जो मिलते हैं उसको डिसबर्स करने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, बीच में यूजीसी है, और फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ में एडवाइस करना हो सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए कि हम अपनी जो एजुकेशन है या फिर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सके। तो ये सब चीज़ें भी यूजीसी के द्वारा बताई जाती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट काम है। अगर मेंस में यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, जो कि सीटीपीटी के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट पैन ट्रीटी। क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी एक दिन पहले ही 29 अगस्त को बेसिकली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो ऑब्जर्व किया गया था, और सीटीपीटी को लेकर, वेरियस न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर जो आर्टिकल्स थे वो न्यूज़पेपर में आ ही रहे थे। तो सीटीपीटी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कहती है इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो ये सीटीपीटी जो है एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ताकि हर तरीके की जो टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, उसको रोका जा सके। दिस हैज बीन इन फोर्स सिंस 1991। 1991 से ये जो ट्रीटी है फोर्स के अंदर है। 184 कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, आपको बताऊं तो यस 184 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, जिसमें से 168 ने इसे रेटिफाई भी कर दिया। बट फॉर द ट्रीटी टू एंटर इनटू फोर्स इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय दो स्टेट्स जो कि सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखते हैं। ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जो कि न्यूक्लियर पावर के तौर पे जानी जाती हैं, जब तक वो इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करेंगी ये ट्रीटी फोर्स में नहीं आ सकती। तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इट इज येट टू कम इनटू फोर्स। ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है क्या सीटीपीटी, ताकि सभी टेस्ट के ऊपर एक तरीके से दी एंड लगाया जा सके। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी सही है, आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। फोर्स में आने के लिए अभी टाइम लगेगा। जो बाकी के स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स,
उनको अग्रीमेंट देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज इनिशिएटेड कोर्सेज इन क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट जो हमारे हैं, जिसमें बेसिकली संस्कृत है और भास्कराचार्य का जो मैथमेटिकल ट्रीटीज है जिसे लीलावती कहा जाता है, उसके ऊपर जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट करें। बेसिकली ये पर्टिकुलर आईआईटी ने कोर्सेज स्टार्ट करे और इसके अंदर एनरोलमेंट जो था वो काफी अच्छा रहा और एक तरीके से जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी की लाइंस पे चल रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कहा था कि मॉडर्न चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं, जो पुरानी चीज़ें हम कभी पढ़ा करते थे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट, मॉडर्न एजुकेशन, दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे। तो कौन से आईआईटी ने इनिशिएटिव लिया है? आईआईटी रांची, इंदौर, पटना, जोधपुर। कई बार इस तरीके से काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो हैं बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हर यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में रहते ही हैं। ज़्यादा नंबर नहीं होता है इन क्वेश्चन का, 2 या 3 ही होते हैं, बट काफ़ी ईजी होते हैं अगर आपने कहीं पे भी उनके बारे में पढ़ा होता है। तो सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो आईआईटी इंदौर ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर जो संस्कृत टेक्स्ट है और भास्कराचार्य मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ें कोर्सेज जो हैं स्टार्ट करे गए हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस में कोर्सेज स्टार्ट करे गए हैं। मोर देन 750 पीपल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने इन कोर्सेज के लिए साइन अप किया है। 22 अगस्त से इसके लिए साइन अप जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो काफ़ी सारी और भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर से लेकर मैथमेटिक्स तक, मेटलर्जी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, ये सब चीज़ें संस्कृत टेक्स्ट के अंदर पढ़ाई जाएंगी और बेसिकली अपनी जो हमारी हेरिटेज है हम उसको भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्सेज के थ्रू। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे और साथ में विनर ऑफ द डे को भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत हमने करी थी योद्धा संरक्षण योजना से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेके आई है। एलआईसी इन्वॉल्व रहेगा, इसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हो, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को एंड सैनिटेशन स्टाफ को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक लेके आता है डेटा इरेगुलरिटीज को लेकर क्वेश्चन था। काफी सारी कंट्रीज का जो डेटा है अभी भी रेगुलर है। इसके अंदर हमने परफॉर्मेंसेस भी अपनी देखी थी, कैसे हम 150 के आसपास हमारा रैंक हुआ करता था और अभी रिसेंटली हमने 63rd स्कोर किया था। देन हमने एनसीएमआई के बारे में देखा था। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है माइनॉरिटीज को नेशनल लेवल पे, लेकिन पीआईएल डाली गई थी कि स्टेट लेवल पे भी करना चाहिए। माइनॉरिटीज कहीं पर भी संविधान में डिफाइन नहीं किया हुआ। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक 2 तरीके की माइनॉरिटीज होती हैं जिसको रिकॉग्निशन मिलती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था आर्टिकल 29 के बारे में। रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया था, जिसने कहा था सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं है, इसके अंदर मेजोरिटीज को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में देखा था, जिनको ये कमेमोरेट करने के लिए ब्लू लंडन प्लाक मिला है। तो नूर इनायत खान इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर के बारे में था। ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसके अलावा कॉमर्स हो, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, ये भी स्टेट लिस्ट का पार्ट होते हैं। हमने फार्म ऑर्डिनेंस के बारे में देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर फार्मर्स को तो हेल्प मिलने वाली है और प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर ओपन हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी हमारा काफ़ी अच्छा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन स्टेट्स को जो रेवेन्यू है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पूरा क्वेश्चन था उसको यहाँ पर उठाया गया था। देन हमने देखा था यूजीसी के बारे में। यहाँ पे 1953 में स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आई थी। प्रमोशन और कोऑर्डिनेशन इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा कुछ और इसके फंक्शंस भी हमने देखे थे कि कैसे जो आपका यूनियन है और स्टेट है उनको वेरियस इंप्रूवमेंट के बारे में बताना कि कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ग्रांट्स का डिस्बर्समेंट करना, मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन बनाना, ये सब काम इसके अंदर आते हैं। सीटीबीटी के बारे में देखा था। इट इज येट टू कम इनटू फोर्स, अभी तक फोर्स में नहीं आया क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसने इसे रेटिफाई नहीं किया है। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ताकि न्यूक्लियर टेस्ट बैन पे द एंड लगाया जा सके। फिर हमने देखा था क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट के बारे में। आईआईटी इंदौर वेरियस कोर्सेज लेके आए। मोर देन 750 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर ग्लोबली साइन अप किया था। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट में आंसर करिएगा दर्शक ऐप के बारे में कि ये दिस इज एच दर्शक ऐप क्या है। कल पढ़ा था हमने इसके बारे में, तो बताइएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अभिनव सिंह ने करेक्ट आंसर किया। अभिनव, आप netmockprep@gmail.com पे आप हमें बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी भाषा में चाहिए या इंग्लिश में। इसके अलावा जो मार्क्स हैं वो
अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया है तो विद इन 24 आवर्स में इसे रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा एक बार। लेकिन अगर लेस देन 6 स्कोर किया आपने तो इमीडिएटली इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम पे जो भी आपका डाउट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मुझसे पूछ लीजिएगा और साथ में PDF भी जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके बिल्कुल भी मिस ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि चाहे स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, उसके नोटिफिकेशंस जाएंगे लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।